वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Center-State Relationship, Chapter 13, Part 2, from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 13 सेंटर स्टेट रिलेशंस के पार्ट 2 पर फोकस कर रहे हैं। पिछली बार लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर बात हुई थी। आज का हमारा फोकस रहेगा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस पर। हाँ बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल्स 268 से 293 तक ये रिलेशंस काफी डिटेल में दिए गए हैं, और फाइनेंशियल मैटर्स मतलब पैसा और पावर ये तो जुड़े ही होते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पावर्स को कैसे बैलेंस करता है। ये बैलेंस ही फिस्कल फेडरलिज्म की क्या कहते हैं जान है। बिल्कुल। तो इस बैलेंस को समझने के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम? देखिए, इन प्रोविजंस को समझने के लिए हम इन्हें कुछ मेजर हेड्स में बांट सकते हैं। जैसे टैक्सिंग पावर्स का एलोकेशन, यानी कौन टैक्स लगा सकता है। ठीक है। फिर टैक्स रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो टैक्स इकट्ठा हुआ वो बटेगा कैसे। ओके। नॉन टैक्स रेवेन्यूज का सिस्टम क्या है, ग्रांट सेनेट का क्या रोल है, फाइनेंस कमीशन जैसी इंपॉर्टेंट बॉडीज क्या करती हैं। अच्छा। और हाँ, इमरजेंसीज का इन रिलेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये स्ट्रक्चर हमें मतलब सिस्टमैटिकली समझने में मदद करेगा। ग्रेट आउटलाइन। तो चलिए सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स लगाने की पावर को कैसे डिवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ बहुत ही क्लियर डिमार्केशन किया है ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो। मेन पॉइंट्स ये हैं। पहला, यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब सिर्फ पार्लियामेंट ही यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर टैक्स लगा सकती है। इसमें करीब 13 टैक्स एंट्रीज हैं, जैसे इनकम टैक्स है, एग्रीकल्चर को छोड़कर, कस्टम्स ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह। ओके, एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट की। हाँ। फिर दूसरा, स्टेट लिस्ट। स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर टैक्स लगाने की। इसमें लगभग 18 टैक्स एंट्रीज हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, लैंड रेवेन्यू, शराब पर एक्साइज ड्यूटी, ह्यूमन कंजम्पशन वाली, और पहले वाला वैट, सेल्स टैक्स, जो अब काफी हद तक जीएसटी में आ गया है कई आइटम्स के लिए। ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट क्लियर। अब कंकरेंट लिस्ट का क्या? क्या उस पे दोनों टैक्स लगा सकते हैं? जनरली नहीं, ये एक आम कंफ्यूजन है। कंकरेंट लिस्ट में कोई स्पेसिफिक टैक्स एंट्रीज नहीं दी गई हैं। अच्छा, तो मतलब टैक्सेशन में कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है? नॉर्मली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स शायद क्लैरिटी चाहते थे, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और रीसेंट एक्सेप्शन है। वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। हाँ, जीएसटी। बिल्कुल। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 ने एक स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 246A इंट्रोड्यूस किया। इसने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को जीएसटी पर लॉज बनाने की कंकरेंट पावर दी है। ये इंडियन फेडरलिज्म में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, मतलब लैंडमार्क चेंज। तो जीएसटी एक यूनिक केस हुआ जहां सेंटर और स्टेट दोनों लेजिस्लेट असर रखते हैं। अच्छा, उन टैक्सेस का क्या जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, मतलब रेसिजुअल पावर्स? वो टैक्सेशन की रेसिजुअरी पावर के तहत आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। सिर्फ पार्लियामेंट के पास? हाँ, सिर्फ पार्लियामेंट के पास। इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने पास्ट में गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स जैसे टैक्सेस लगाए थे। अब तो वो अबॉलिश हो गए हैं, पर पावर पार्लियामेंट के पास ही है। इंटरेस्टिंग। एक और बात यहाँ क्लियर करनी है। क्या टैक्स लगाने की पावर, लेवी, उसे कलेक्ट करने की पावर, और टैक्स से मिले पैसे को यूज करने की पावर, अप्रोप्रिएशन, ये हमेशा एक ही गवर्नमेंट के पास होती है? नहीं, जरूरी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों एस्पेक्ट्स में फर्क करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कैसे? एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे इनकम टैक्स, कृषि आय को छोड़कर इसे लेवी और कलेक्ट तो सेंटर करता है। हाँ, इससे जो रेवेन्यू मिलता है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसा फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। तो आप देखिए, लेवी कलेक्ट सेंटर कर रहा है, पर एप्रोप्रिएशन शेयर्ड है। ये दिखाता है कि सिस्टम सिर्फ पावर एलोकेशन का नहीं, रेवेन्यू शेयरिंग का भी है। ये डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अच्छा, अब स्टेट्स की टैक्सिंग पावर्स पर आते हैं।
क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं? ऐसा क्यों जरूरी समझा गया होगा? हाँ, बिल्कुल लगाई हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक यूनिटी और इंटरस्टेट ट्रेड को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी हैं। कुछ मेन रेस्ट्रिक्शंस हैं। पहला, प्रोफेशंस टैक्स। स्टेट लेजिस्लेचर प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट्स पर टैक्स लगा सकती है, पर एक लिमिट है। किसी एक व्यक्ति पर कुल टैक्स 2500 रुपीस पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता। सिर्फ 2500 रुपीज पर एनम? हाँ, ये लिमिट फिक्स की गई है। दूसरा, इंटरस्टेट सेल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर उन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई पर टैक्स नहीं लगा सकती जो स्टेट के बाहर होती है या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के दौरान होती है। अच्छा। पार्लियामेंट ही प्रिंसिपल्स तय करती है कि कब सप्लाई स्टेट के बाहर या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्स में मानी जाएगी। ये इसलिए ताकि गुड्स का फ्री फ्लो बना रहे पूरे देश में। मेक सेंस। और तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। स्टेट बिजली की कंजम्पशन या सेल पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन उस बिजली पर नहीं जो सेंटर कंज्यूम करती है या सेंटर को बेची जाती है। ओके। या फिर रेलवेज द्वारा अपने कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस या ऑपरेशन में यूज की गई बिजली पर भी स्टेट टैक्स नहीं लगा सकती। अच्छा, रेलवेज को एग्जाम्पशन है। हाँ, और चौथा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट्स। अगर पार्लियामेंट ने किसी इंटरस्टेट रिवर प्रोजेक्ट के लिए कोई अथॉरिटी बनाई है, तो उस अथॉरिटी द्वारा स्टोर, जनरेट या सेल किए गए पानी या बिजली पर स्टेट टैक्स लगा तो सकती है, लेकिन ऐसे लॉ को इफेक्टिव होने के लिए प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना होगा और उनकी असेंट मतलब मंजूरी लेनी होगी। तो ये रिस्ट्रिक्शंस दिखाती हैं कि स्टेट्स की फिस्कल ऑटोनॉमी एब्सोल्यूट नहीं है, नेशनल फ्रेमवर्क का ध्यान रखा गया है। ठीक है, चलिए अब अगले सेक्शन पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। आपने जीएसटी का जिक्र किया और एम लक्ष्मीकांत में 80th अमेंडमेंट का भी काफी जिक्र है। इन अमेंडमेंट्स ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे बदला? ये बड़े चेंजेस थे, है ना? हाँ, बहुत बड़े चेंजेस थे। ये दोनों अमेंडमेंट्स आप कह सकते हैं मील के पत्थर हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस में। पहले 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000 की बात करते हैं। ये आया 10th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर। कमीशन ने ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन का सुझाव दिया था। ऑल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डेवोल्यूशन क्या था इसमें? कि कई दूसरे सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स ड्यूटीज, इन सब से होने वाली टोटल इनकम का एक तय हिस्सा, शुरू में 29% था, वो भी स्टेट्स के साथ शेयर किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब डिविजिबल पूल को बड़ा कर दिया। एग्जैक्टली, डिविजिबल पूल को काफी ब्रॉडन कर दिया। और ये 1 अप्रैल 1996 से रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछली तारीख से लागू हुआ। ओके। और फिर आया जीएसटी। हाँ, फिर आया 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 जीएसटी। इसने तो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का क्या कहते हैं नक्शा ही बदल दिया। इसने सेंटर और स्टेट्स द्वारा लगाए जाने वाले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक सिंगल टैक्स जीएसटी में सबस्यूम कर लिया, मतलब मिला दिया। कौन कौन से टैक्सेस? जैसे सेंटर के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, और स्टेट्स के वीएटी, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज में ही लगाते थे, ऑक्ट्रॉय, ये सब जीएसटी में आ गए। इसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट, जैसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, उसे खत्म करना और पूरे देश के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का एक कॉमन नेशनल मार्केट बनाना। और इसने सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए जीएसटी काउंसिल का मैकेनिज्म भी बनाया, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। राइट। तो इन दो बड़े अमेंडमेंट्स 80th और 101st के बाद टैक्स रेवेन्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन की करंट पोजीशन क्या है? इसे आर्टिकल्स के रेफरेंस से समझे तो क्लैरिटी रहेगी। बिल्कुल, करंट पोजीशन को मोटे तौर पर इन कैटेगरीज में देख सकते हैं आर्टिकल्स के हिसाब से। पहला आर्टिकल 268, इसमें वो टैक्सेस आते हैं जो सेंटर लेवी करता है, पर उन्हें कलेक्ट और अप्रोप्रिएट यानी रखना स्टेट्स करते हैं। सेंटर लेवी करे और रखे स्टेट। एग्जाम्पल? हाँ, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, शेयर ट्रांसफर्स पर लगती हैं। इनसे जो पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता, बल्कि सीधा उसी स्टेट को मिलता है जहां वो लेवी हुआ है। ओके, आर्टिकल 268 क्लियर। नेक्स्ट। दूसरा आर्टिकल 269, इसमें वो टैक्सेस आते हैं जो सेंटर लेवी और कलेक्ट दोनों करता है, लेकिन उनका पैसा स्टेट्स को असाइन कर दिया जाता है। अच्छा, सेंटर कलेक्ट करके स्टेट्स को दे देता है। इन एग्जाम्पल्स? हाँ, जैसे इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स के दौरान गुड्स की सेल या परचेज पर टैक्सेस न्यूज़पेपर्स को छोड़कर, या इंटरस्टेट ट्रेड में गुड्स के कंसाइनमेंट पर टैक्सेस। इनका नेट प्रोसीड्स भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनता। ये पार्लियामेंट द्वारा तय किए गए प्रिंसिपल्स के हिसाब से स्टेट्स को सौंप दिया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 268, 269। अब
जीएसटी वाला? हाँ, तीसरा है आर्टिकल 269A। ये स्पेसिफिकली जीएसटी से जुड़ा है। इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स में सप्लाई पर जो जीएसटी लगता है, जिसे आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं, उसे सेंटर लेवी और कलेक्ट करता है। हाँ, आईजीएसटी। लेकिन ये टैक्स सेंटर और स्टेट्स के बीच बांटा जाता है। कैसे बांटा जाएगा, ये जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस पर पार्लियामेंट तय करती है। गॉट इट। अब वो डिविजिबल पूल वाला आर्टिकल? हाँ, वो है आर्टिकल 270। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिवोल्यूशन के लिए। इसी को डिविजिबल पूल कहते हैं। इसमें यूनियन लिस्ट के वो सभी टैक्सेस और ड्यूटीज आते हैं जो आर्टिकल्स 268, 269 और 269A में मेंशन नहीं है, और जिन पर आर्टिकल 271 वाला सरचार्ज या कोई स्पेसिफिक सेस लगा हो। इसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी का हिस्सा, ये सब आते हैं। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन? इन टैक्सेस और ड्यूटीज के नेट प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट्स के बीच होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रेसिडेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। यही वर्टिकल डिवोल्यूशन, सेंटर टू स्टेट्स और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अमंग स्टेट्स का आधार है। राइट। फाइनेंस कमीशन का रोल यहाँ क्रूशियल है। अब आर्टिकल 271 सरचार्ज वाला। हाँ, आर्टिकल 271 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्टिकल्स 269 और 270 में मेंशन टैक्सेस और ड्यूटीज पर सरचार्जेस लगा सकती है। और इसका पैसा? क्रूशली, ऐसे सरचार्जेस से मिलने वाला पूरा पैसा एक्सक्लूसिवली सेंटर को जाता है। स्टेट्स का इसमें कोई शेयर नहीं होता। ये सेंटर के लिए रेवेन्यू बढ़ाने का एक तरीका है। लेकिन जीएसटी पे सरचार्ज नहीं लग सकता? नहीं, जीएसटी को इस सरचार्ज से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। ये जीएसटी के डिजाइन का हिस्सा है। ठीक है। और आखिर में वो टैक्सेस जो प्योरली स्टेट्स के हैं। हाँ, टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट्स। ये वो टैक्सेस हैं जो स्टेट लिस्ट में करीब 18 हैं। इन्हें स्टेट लेजिस्लेचर ही लेवी करती है, कलेक्ट करती है और रिटेन करती है। इनका सेंटर से कोई लेना देना नहीं। कौन कौन से है इसमें मेन? इसमें प्रमुख हैं लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, शराब पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स लिमिटेशंस, प्रोफेशंस टैक्स एक 2500 रुपए की लिमिट में, स्टैम्प ड्यूटी यूनियन लिस्ट वाले छोड़कर, मोटर व्हीकल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स अगर लोकल बॉडीज ना लगा रहे हो, वगैरह। ये क्लासिफिकेशन काफी डिटेल्ड और क्लियर है। टैक्स रेवेन्यूज की बात हो गई। अब नॉन टैक्स रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? क्या वो भी शेयर्ड है सेंटर और स्टेट्स के बीच? नहीं, जनरली नॉन टैक्स रेवेन्यू शेयर्ड नहीं होते। इनके सोर्सेज सेंटर और स्टेट्स के लिए काफी हद तक अलग-अलग हैं। अच्छा, सेंटर के मेन सोर्सेज क्या हैं? सेंटर के मेजर सोर्सेज हैं पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स, रेलवेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनसे इनकम, और एस्कीट एंड लैप्स यानी लावारिस संपत्ति जो सेंटर के जुरिस्डिक्शन में आती है। और स्टेट्स के? स्टेट्स के मेजर सोर्सेज हैं इरिगेशन, फॉरेस्ट्स, फिशरीज जो स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनसे इनकम, और एस्कीट एंड लैप्स जो स्टेट के अंदर हों। तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स काफी सेपरेट हैं। ओके, तो टैक्स शेयरिंग और नॉन टैक्स रेवेन्यूज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एंड एड का भी प्रोविजन करता है। ये ग्रांट्स क्या होती हैं और क्यों दी जाती हैं? ग्रांट्स एंड एड बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट्स को दी जाने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो टैक्स शेयरिंग से अलग है। ये स्टेट्स की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए दी जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्यतः 2 टाइप की ग्रांट्स मेंशन्ड हैं। कौन कौन सी? पहली है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो आर्टिकल 275 के तहत आती हैं। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के तहत? हाँ, ये पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाकर उन स्टेट्स को दी जाती हैं जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। ये नीड बेस्ड होती हैं, जरूरी नहीं कि हर स्टेट को मिले। अच्छा। डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट अमाउंट्स फिक्स किए जा सकते हैं। ये पैसा हर साल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड होता है, मतलब इसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। और ये कौन डिसाइड करता है कि किस स्टेट को जरूरत है और कितनी? ये ग्रांट्स फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर दी जाती हैं। फाइनेंस कमीशन असेस करती है स्टेट्स की नीड्स को। इसी आर्टिकल 275 में स्पेसिफिक ग्रांट्स का भी प्रोविजन है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए या किसी स्टेट में शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल को रेज करने के लिए। ओके, ये हुई स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। दूसरी टाइप कौन सी है? दूसरी हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो आर्टिकल 282 के तहत आती हैं। डिस्क्रिशनरी मतलब सेंटर की मर्जी पर? हाँ, एक तरह से ये आर्टिकल सेंटर और स्टेट्स दोनों को एम्पावर करता है कि वे किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट दे सकते हैं, भले ही वो सब्जेक्ट उनकी लेजिस्लेटिव लिस्ट में ना आता हो। अच्छा, दोनों दे सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी? हाँ,
आर्टिकल दोनों को पावर देता है, लेकिन प्रैक्टिस में सेंटर इसी प्रोविजन का इस्तेमाल करके स्टेट्स को ग्रांट्स देता है, खासकर स्पेसिफिक स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे नेशनल प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन्हें डिस्क्रिशनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटर इन्हें देने के लिए लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है, ये उसकी डिस्क्रेशन मतलब विवेक पर निर्भर करता है। प्लानिंग एरा में जब प्लानिंग कमीशन था तब ये ग्रांट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनका डबल पर्पस था, स्टेट्स को फाइनेंशियली हेल्प करना और सेंटर को स्टेट्स की पॉलिसीज को नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्फ्लुएंस करने का लेवरेज देना। स्टैट्यूटरी और डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के बीच का ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नीड बेस्ड और फाइनेंस कमीशन रेकमेंडेड, दूसरा पर्पस बेस्ड और सेंटर की डिस्क्रेशन पर। क्या कोई और ग्रांट भी थी जो अब नहीं है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में एक तीसरे टाइप की ग्रांट का प्रोविजन था, पर वो टेम्पररी था। कैसा टेम्पररी प्रोविजन? ये असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को दिया जाना था। जूट और जूट प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिसका हिस्सा पहले इन स्टेट्स को मिलता था। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने पर यह बंद हो गया, तो उसके बदले में कॉम्पनसेशन के तौर पर यह ग्रांट दी जानी थी। कब तक के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 10 साल तक के लिए। ये ग्रांट्स भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज थीं और फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर दी जाती थीं। अभी ऑपरेट नहीं करती। गॉट इट। अब जीएसटी पर वापस आते हैं। आपने जीएसटी काउंसिल का जिक्र किया था। ये सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका एग्जैक्ट रोल क्या है? जीएसटी काउंसिल, जो आर्टिकल 279A के तहत बनी है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक, आप कह सकते हैं, जीता जागता उदाहरण है, खासकर जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में। ये सेंटर और स्टेट्स का एक जॉइंट फोरम है। कौन होते हैं इसमें मेंबर्स? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन होते हैं और सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स या उनके नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स होते हैं। सेंटर का वोटिंग वेटेज 1/3 है और स्टेट्स का मिला के 2/3। डिसीजंस 3/4 मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। और इसका काम क्या है? रिकमेंडेशंस देना। हाँ, इसका मेन काम सेंटर और स्टेट्स को जीएसटी से रिलेटेड की मैटर्स पर रिकमेंडेशंस देना है। जैसे? कौन से टैक्सेस, सेसेस, सरचार्जेस जीएसटी में मर्ज होंगे, ओके। किन गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा या किन्हें एग्जेम्पशन मिलेगी, मॉडल जीएसटी लॉज कैसे होंगे, आईजीएसटी का बंटवारा कैसे होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स क्या होंगे, जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी जिस टर्नओवर के नीचे रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, जीएसटी के रेट्स क्या होंगे जिसमें फ्लोर रेट्स और बैंड्स भी शामिल हैं। अच्छा, रेट्स भी यही रेकमेंड करते हैं? हाँ, और ये भी कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर आ जाए तो एडिशनल रिसोर्सेज जुटाने के लिए कुछ समय के लिए कोई स्पेशल रेट लगाया जा सकता है या नहीं। तो ये तो जीएसटी सिस्टम चलाने के लिए बहुत ही क्रूशल बॉडी है। बिल्कुल। इसकी रिकमेंडेशंस आम सहमति से लेने की कोशिश होती है, जो दिखाता है कि सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम कर रहे हैं। इसका स्पेसिफिक रोल क्या है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस में? इसे अक्सर बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म कहा जाता है। क्यों? फाइनेंस कमीशन वाकई फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील है। ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मतलब अर्ध न्यायिक संस्था। प्रेसिडेंट से हर 5वें साल या अगर जरूरत हो तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसका प्राइमरी रोल क्या है? रिकमेंडेशंस देना। हाँ, इसका मुख्य काम प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस देना है। किन मैटर्स पर? पहला, वर्टिकल डेवोल्यूशन। सेंटर और स्टेट्स के बीच जो शेयरेबल टैक्सेस हैं, आर्टिकल 270 वाले, उनके नेट प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, मतलब सेंटर को कितना मिले और स्टेट्स को कुल मिलाकर कितना मिले। ठीक है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। जो हिस्सा स्टेट्स को मिला उसका स्टेट्स के बीच आपस में एलोकेशन कैसे हो। इसके लिए कमीशन कई क्राइटेरिया यूज करता है, जैसे पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट कवर, इनकम डिस्टेंस मतलब पर कैपिटा इनकम का अंतर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट वगैरह। अच्छा, ये क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं? हाँ, कमीशन अपनी अंडरस्टैंडिंग और देश की जरूरत के हिसाब से क्राइटेरिया और उनके वेटेज में बदलाव कर सकता है। और क्या रेकमेंड करता है कमीशन? तीसरा, ग्रांट्स एंड एड प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 275 के तहत जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दी जाती हैं स्टेट्स को, उनके गवर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, मतलब किन आधारों पर ये ग्रांट्स दी जाएं। ओके। चौथा, लोकल बॉडीज ऑगमेंटेशन। 73rd और 74th अमेंडमेंट्स के बाद ये रोल ऐड हुआ। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर राज्यों में पंचायत्स और म्युनिसिपैलिटीज के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट करने के लिए स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को कैसे ऑगमेंट किया जाए, इसके लिए जरूरी मेजर्स रेकमेंड करना। तो ये लोकल बॉडीज को भी कवर करती है? हाँ, उनके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए रिकमेंडेशंस देती है। और पांचवा, कोई भी और मैटर
जो प्रेसिडेंट देश के साउंड फाइनेंस के इंटरेस्ट में कमीशन को रेफर करे। इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती हैं? नहीं, टेक्निकली ये एडवाइजरी होती हैं, लेकिन सरकार इन्हें बहुत गंभीरता से लेती है और आमतौर पर मान लेती है, इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सही कहा, बैलेंसिंग व्हील कहना बिल्कुल सही है। अच्छा, स्टेट्स के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेसिफिक सेफगार्ड्स दिए गए हैं? पार्लियामेंट कोई भी फाइनेंशियल लॉ बना दे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है, मतलब प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति चाहिए। कौन कौन से बिल्स हैं ये? ये बिल्स हैं, पहला, ऐसा बिल जो कोई ऐसा टैक्स या ड्यूटी इम्पोज या वेरी करता है जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड हैं। जिसमें स्टेट्स इंटरेस्टेड हैं, इसका क्या मतलब है? अभी आते हैं इस पर। और दूसरा, ऐसा बिल जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन को चेंज करता है इंडियन इनकम टैक्स लॉज के पर्पसेस के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाना स्टेट का सब्जेक्ट है। हाँ। तीसरा, ऐसा बिल जो उन प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करता है जिन पर स्टेट्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है या हो सकता है, जैसे आर्टिकल 270 या 275। ओके। और चौथा, ऐसा बिल जो सेंटर के पर्पस के लिए किसी स्पेसिफाइड टैक्स या ड्यूटी पर सरचार्ज लगाता है, आर्टिकल 271 वाला। इन मामलों में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। ठीक है। अब वो पॉइंट टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसे डिफाइन करता है। इसका मतलब है ऐसा टैक्स या ड्यूटी जिसके नेट प्रोसीड्स का पूरा या कुछ हिस्सा किसी स्टेट को असाइन किया जाता है, जैसे आर्टिकल 268 या 269 के तहत, या ऐसा टैक्स या ड्यूटी जिसके नेट प्रोसीड्स के रेफरेंस से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी स्टेट को सम्स पेएबल हैं, जैसे आर्टिकल 270 के डिविजिबल पूल से या आर्टिकल 275 की ग्रांट्स। ओके। और ये नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? नेट प्रोसीड्स का मतलब है टैक्स या ड्यूटी से हुई कुल कमाई, ग्रोस प्रोसीड्स, माइनस उसे कलेक्ट करने की लागत, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। और ये कौन तय करता है? किसी एरिया में टैक्स या ड्यूटी के नेट प्रोसीड्स कितने हैं, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG द्वारा असर्टन और सर्टिफाई किए जाते हैं, और CAG का सर्टिफिकेट फाइनल माना जाता है। समझ गई। अब बोरोइंग पावर्स पर आते हैं। सेंटर और स्टेट्स कहां से और कितना उधार ले सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या कहता है? बोरोइंग पावर्स के प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और ये काफी क्लियर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भारत के अंदर या बाहर कहीं से भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पर बोरो कर सकती है या गारंटीज दे सकती है। इसकी लिमिट पार्लियामेंट कानून बनाकर तय कर सकती है, पर अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया है जो ओवरऑल लिमिट फिक्स करता हो। ओके, सेंटर कहीं से भी बोरो कर सकता है। स्टेट्स का क्या? स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ भारत के अंदर से, विदेश से डायरेक्टली नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट की सिक्योरिटी पर बोरो कर सकती है या गारंटीज दे सकती है। इसकी लिमिट स्टेट लेजिस्लेचर तय करती है। तो स्टेट्स अब्रॉड से बोरो नहीं कर सकते? डायरेक्टली नहीं, उन्हें सेंटर के थ्रू जाना पड़ता है या सेंटर की गारंटी चाहिए होती है, सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस। और सेंटर स्टेट्स को लोन दे सकता है? हाँ, लोन्स टू स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को लोन दे सकती है या स्टेट द्वारा लिए गए लोन्स के रिस्पेक्ट में गारंटी दे सकती है। ऐसे लोन्स देने के लिए जो पैसा चाहिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होता है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है स्टेट्स की बोरोइंग पर, है ना, सेंटर की कंसेंट वाली। हाँ, वो पॉइंट बहुत क्रूशियल है स्टेट्स की ऑटोनॉमी के लिहाज से। रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट बोरोइंग। अगर किसी स्टेट पर सेंटर द्वारा दिए गए लोन का कोई हिस्सा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया है, या सेंटर ने उस स्टेट के किसी लोन के रिस्पेक्ट में गारंटी दी हुई है, तो वो स्टेट सेंटर की कंसेंट, सहमति के बिना कोई नया लोन नहीं ले सकता। सेंटर ये कंसेंट देते समय कंडीशंस भी लगा सकता है। ये सेंटर को स्टेट्स की बोरोइंग पर और कॉन्सिक्वेंटली उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर सिग्निफिकेंट ओवरसाइट, मतलब एक तरह का नियंत्रण देता है। ये रिस्ट्रिक्शन वाकई स्टेट्स की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर एक बड़ा चक है। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, इंटरगवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज। क्या सेंटर और स्टेट एक दूसरे की प्रॉपर्टी या इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं? जनरली नहीं लगा सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्यूनिटी फ्रॉम म्यूचुअल टैक्सेशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है, जैसा कई फेडरल सिस्टम्स में होता है। इसके तहत दो मेन प्रोविजंस हैं। पहला क्या है? पहला है एग्जेम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। सेंटर की प्रॉपर्टी को स्टेट या स्टेट के अंदर की किसी भी अथॉरिटी, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत्स द्वारा लगाए जाने वाले सभी टैक्सेस से एग्जेम्पशन है,
मतलब छूट है। प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ जमीन, बिल्डिंग? नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ बहुत वाइड है। इसमें लैंड्स, बिल्डिंग्स, चैटल्स, मूवेबल गुड्स, शेयर्स, डेट्स, मतलब मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल सब कुछ शामिल है जिसकी मनी वैल्यू है। ये प्रॉपर्टी चाहे सॉवरेन पर्पसेस जैसे डिफेंस के लिए यूज हो रही हो या कमर्शियल पर्पसेस के लिए। लेकिन इसमें एक कैच है शायद, कॉर्पोरेशंस पर। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बनाकर इस एग्जेम्पशन को हटा सकती है। और इम्पॉर्टेंटली, ये इम्यूनिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, उसके द्वारा बनाए गए कॉर्पोरेशंस या कंपनीज या पीएसयूज को नहीं, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटीज मानी जाती हैं। उन पर स्टेट या लोकल टैक्सेस लग सकते हैं। ओके, ये हुई सेंटर की प्रॉपर्टी की बात। अब स्टेट की प्रॉपर्टी का दूसरा प्रोविजन है एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। इसी तरह स्टेट की प्रॉपर्टी और इनकम सेंट्रल टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड है। ये इनकम चाहे स्टेट के सॉवरेन फंक्शन से आ रही हो या कमर्शियल फंक्शन से। इसमें भी एक्सेप्शन है, कमर्शियल ऑपरेशंस वाला। हाँ, यहाँ एक एक्सेप्शन है। सेंटर स्टेट के कमर्शियल ऑपरेशंस पर टैक्स लगा सकता है अगर पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाती है तो। लेकिन पार्लियामेंट खुद ही किसी पर्टिकुलर ट्रेड या बिजनेस को गवर्नमेंट के ऑर्डिनरी फंक्शंस का इंसिडेंटल डिक्लेयर कर सकती है और तब वो टैक्सेबल नहीं होगा। और स्टेट पीएसयूज या लोकल बॉडीज? नोट करने वाली बात यह है कि स्टेट के अंदर स्थित लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत की प्रॉपर्टी या इनकम सेंट्रल टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड नहीं है। इसी तरह स्टेट द्वारा ओन्ड कॉर्पोरेशंस और कंपनीज की प्रॉपर्टी और इनकम पर सेंटर टैक्स लगा सकता है। इम्यूनिटी स्टेट गवर्नमेंट को है, उसकी एजेंसीज को ऑटोमेटिकली नहीं। ये इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पर एक सवाल और, क्या ये इम्यूनिटी कस्टम्स ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी पर भी लागू होती है? मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट विदेश से कुछ सामान इंपोर्ट करती है, क्या सेंटर उस पर कस्टम ड्यूटी लगा सकता है? ये एक बहुत प्रैक्टिकल और अहम सवाल है। इस पर कंफ्यूजन था तो सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में एक एडवाइजरी ओपिनियन दी थी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि स्टेट को सेंट्रल टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में जो इम्यूनिटी दी गई है आर्टिकल 289, वो ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स या ड्यूटीज ऑफ एक्साइज तक एक्सटेंड नहीं होती है। मतलब ये कि सेंटर स्टेट द्वारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए गए गुड्स पर कस्टम्स ड्यूटी लगा सकता है और सेंटर स्टेट द्वारा प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किए गए गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकता है अगर वो ड्यूटी सेंट्रल लिस्ट में आती है। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन पर टैक्स इम्यूनिटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, ये तो हुई नॉर्मल टाइम्स की व्यवस्था। अब बात करते हैं इमरजेंसीज की। इमरजेंसीज के दौरान सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस पर क्या असर पड़ता है? क्या ये पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है? हाँ, इमरजेंसीज के दौरान ये फाइनेंशियल रिलेशंस सिग्निफिकेंटली ऑल्टर हो सकते हैं, मतलब काफी बदल सकते हैं। ये इंडियन फेडरलिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाता है कि वो क्राइसिस सिचुएशन में अडैप्ट कर सकता है। दो मेन इमरजेंसी सिचुएशंस में असर पड़ता है। पहली, नेशनल इमरजेंसी। हाँ, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। जब नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में हो तो प्रेसिडेंट सेंटर और स्टेट्स के बीच रेवेन्यूज के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाई मतलब? कम कर सकता है। हाँ, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट सेंटर से स्टेट्स को ट्रांसफर होने वाले फाइनेंसेस यानी टैक्स शेयरिंग आर्टिकल 270 वाला हिस्सा और ग्रांट्स इन एड आर्टिकल 275 वाली स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दोनों को रिड्यूस या कैंसिल कर सकता है। अच्छा, कैंसिल भी कर सकता है? हाँ, मॉडिफिकेशन ऑर्डर में ये प्रोविजन हो सकता है और ऐसा मॉडिफिकेशन उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंटिन्यू रहता है जिसमें इमरजेंसी सीज होती है, मतलब खत्म होती है। तो नेशनल इमरजेंसी में सेंटर का फाइनेंशियल कंट्रोल काफी बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब दूसरी इमरजेंसी सिचुएशन देखते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। हाँ, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में हो, थैंकफुली भारत में आज तक ये लगी नहीं है, तो सेंटर स्टेट्स को कई तरह के डायरेक्शंस दे सकता है फाइनेंशियल मैटर्स में। कैसे डायरेक्शंस? जैसे स्पेसिफाइड कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब वित्तीय अनुशासन के कुछ सिद्धांत मानने के लिए। और दूसरा, स्टेट में सर्व कर रहे सभी या किसी भी क्लास के पर्सन्स की सैलरीज और अलाउंसेस रिड्यूस करने के लिए। इसमें हाई कोर्ट जजेस भी शामिल हो सकते हैं। सैलरीज भी रिड्यूस हो सकती हैं। हाँ, डायरेक्शन दिया जा सकता है। और तीसरा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए सभी मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करने के लिए। तो इसमें तो सेंटर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टेट फाइनेंसेस पर। हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेंटर का कंट्रोल स्टेट फाइनेंसेस पर लगभग पूरा हो जाता है। ये एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए प्रोविजन है।
तो ये था सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 13 पार्ट 2 के आधार पर। हमने काफी डिटेल में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे टैक्सिंग पावर्स एलोकेट करता है, रेवेन्यूज डिस्ट्रीब्यूट करता है, ग्रांट्स देता है, बोरोइंग पावर्स डिफाइन करता है और म्यूचुअल टैक्स इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है। हाँ, और हमने फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के रोल को भी समझा, जो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और ये भी देखा कि कैसे इमरजेंसीज में ये नॉर्मल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स ड्रामेटिकली बदल सकते हैं। ये दिखाता है कि हमारा फिस्कल फेडरलिज्म कितना डायनामिक है। बिल्कुल, ये पूरा फ्रेमवर्क सेंटर और स्टेट्स के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। कभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखता है, जैसे जीएसटी काउंसिल में, तो कभी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म स्टेट्स के बीच डेवलपमेंट के लिए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग और सेंटर स्टेट डायनामिक्स को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।